मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई उसकी उनकी घर की। बड़े भाई अपनी अपनी बीवी बीवी बच्चों को उन्होंने देखा, उन्होंने उनको पालना था। तो मेरे ऊपर और छोटे भाई के ऊपर फड्डे नहीं लगाने दे रहे हैं, उनको आप मजदूरी नहीं करने दे रहे, उनको आप रेडियो नहीं लगाने दे रहे हैं। कोई बेचारे पता नहीं शायद कि कमेटी डाली हुई है, किसी से उधार पकड़ा हुआ है, या किसी ने कोई अपनी चीज़ बेची है, या किसी ने अपना मकान बेच के कोई कारोबार कर रहा है। आप उनको कारोबार नहीं करने दे रहे। उनका बाजू भी टूटा हुआ है। हबीब जालिब गलत थे, ये आप साबित कर रहे हैं। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने हबीब जालिब साहब के अशार का सहारा ना लिया हो। तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। और आज उनकी बेटियां इस कौम ने बेसहारा की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा आपा, मुझे ये बताइएगा कि जब से हबीब जालिब साहब इस दुनिया से गए हैं, तब से ज़िंदगी कैसी रही है आपकी? जब जालिब साहब ज़िंदा थे, उस वक़्त भी मैंने ये ज़िंदगी देखी है। उस वक़्त तो बहुत खौफ़नाक ज़िंदगी थी। जालिब साहब जेल में होते थे, तकरीबन 10 से 12 साल जालिब साहब ने जेल में काटी। हम लोगों ने जो पीछे से वक़्त गुज़ारा है, वो बहुत खौफ़नाक था। भूख थी, प्यास थी, घर का किराया नहीं था, हमारे पास फ़र्नीचर नहीं थे, हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे स्कूल की फ़ीसें जो देने के लिए पैसे नहीं थे, और हमें जो खाना जो मिलता था, बचा-कुचा खाना मोहल्लेदार जो छोड़ देते थे ना, वो हमें दे के जाते थे। हम वो खाते थे और हमारी ईद हो जाती थी। और जब जालिब साहब मतलब आए रोज़ पकड़े जाते थे, और जो हमारे घर के संत नगर का इलाका, वो जो बाज़ार था ना, सब्ज़ी की दुकान, परचून की दुकान, गोश्त की दुकान, दूध की दुकान, वहाँ पे सबको वो कह के जाते थे कि अब जब भी मैं कभी पकड़ा जाऊँ तो मेरी बीवी बच्चों का ख़्याल रखना है, उनको उधार सामान दे देना। तो पीछे से जो जालिब साहब के जो दोस्त होते थे ना, जो अब बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों पे हैं, तो वो लोग जालिब साहब के साथ ज़मीन पे बैठते थे हमारे घर में। पुलिस जो होती थी वो हमारी छत पे होती थी, हमारे घर पे होती थी, अंदर होती थी। हम अपनी माँ के साथ डरे सहमे बैठे होते थे, छोटे-छोटे से थे। मुझे सब याद है, मुझे भूला नहीं है। तो यानी कि हबीब जालिब साहब ने जो अवाम के लिए आवाज़ उठाई, जो मज़दूर तबके के लिए आवाज़ उठाई, उसकी कीमत आपने भी अदा की। उस खौफ को महसूस करके, उस भूख को महसूस करके, उस तकलीफ़ को महसूस करके। बहुत, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब जालिब साहब दुनिया से रुखसत हुए, तो आप पे ज़िम्मेदारी आ गई। ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई। 93 में उनकी डेथ हुई, और मेरे पर ज़िम्मेदारी आ गई उसकी उनकी घर की। बड़े भाई अपनी अपनी बीवी बच्चों को उन्होंने देखा, उन्होंने उनको पालना था। तो मेरे ऊपर और छोटे भाई के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आई। मैं मैट्रिक में थी, मैं मैट्रिक नहीं कर सकी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। तो मैंने 2 साल जो है मैंने पीसीओ के ऊपर जॉब की। अच्छा, आपने ऑड जॉब्स भी की? जी। मेरे पास आने जाने का किराया नहीं होता था। मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी। पैसे बचाती थी, और 400-500 पीसीओ पे, जो आपको पता कि उस वक़्त 400-500 5 रुपए की कॉल होती थी। तो वो उसमें मुझे 400-500 रुपए मिला करते थे। तो वो शाम में मैं वो सारा बाज़ार से शाम का खाना जो बनाना होता था, वो ख़रीद के घर जाती थी, और उसी से सुबह का नाश्ता भी करते थे। कितनी बहनों की कफ़ालत आपके ज़िम्मे थी? कितने लोगों की कफ़ालत आपके मेरी ज़िम्मे? वालदा थी, मेरी अपना मेरी मेरी जो जिनकी बड़ी बहन की शादी, वो उनकी भी कफ़ालत हमारे मेरे सर पे थी। उनके बच्चों की कफ़ालत भी मेरे सर पे थी, और जो मेरे साथ हमारी 4 बहनें वालदा, उनकी कफ़ालत भी मेरे सर पे थी। और मेरा जो छोटा भाई है, वो मुर्गी के फट्टे के ऊपर 250 के ऊपर वो मुर्गी काटता था दिहाड़ी पे। हबीब जालिब का बेटा। जी, हबीब जालिब का बेटा। ठीक है। तो इसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ ड्राइविंग सेंटर्स के ऊपर मैंने जॉब भी की है।
200 रुपये में मुझे मिला करते थे 200, 10 दिन सिखाने का लड़की को। तो अभी आपने बीच में उबर क्रीम पे मैंने भी 6 साल क्रीम चलाई। अच्छा 6 साल मैंने क्रीम चलाई और उसके बाद मैंने जेंगो चलाई। अब मैं इन ड्राइव चला रही हूँ और अपना ये बिल पेट्रोल जो है ये महंगा दिन ब दिन हो रहा है। दिन ब दिन महंगा होने की वजह से मैंने ये सोचा कि चले मैं साथ साथ थोड़ा क्रीम भी चलाती रहूँगी, इन ड्राइव भी चलाती रहूँगी और साथ में ये इसी गाड़ी में घर से ही तैयार करके पका के घर से ही वहाँ पे जाके रख के बेचना था। और वो भट्टा भी उठा के गाड़ी में रख के सारी चीज़ें रख के वहाँ पे कोई चीज़ रखनी नहीं थी, वहाँ पे कोई कब्ज़ा नहीं करना था मैंने। और मैंने वहाँ पे एक आदमी 2-3 आदमी आए, उन्होंने मुझे कहा, मैंने नहीं अपना तारुफ़ करवाया, उन्होंने मुझे पहचाना कि आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, आप अल हमरा में जालिब साहब के प्रोग्राम करवाती हैं। मैंने कहा जी जी। तो आप यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ एक ये दाल चावल लगानी है और चाय लगानी है, ये बेच के मैं ये सारी चीज़ें रख के मैं घर वापस आ जाऊँगी गाड़ी में। ठीक है। तो उन्होंने कहा आपको कोई मसला ही नहीं, आप लगाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मुझे अपना नंबर दे दें, कोई आपको तंग करे आपने मुझे फ़ोन करना है, आप यहाँ से आराम से लगाएं, अगर आपने चीज़ें यहाँ से उठा के ले जानी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है। मैं वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 घंटे बैठी हूँ। गाड़ी साइड पे लगाई हुई है, गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क हुई हुई हैं। उन्होंने क्या कहा ये जगह है, यहाँ पे आप लगा सकती हैं। ठीक है। वो मैं वहाँ पे लगा के 3 से 4 घंटे वहाँ पे मैं बैठ के सेल कर रही हूँ। लड़कियाँ, बच्चे, बंदे, मर्द सारे आते हैं और वो बड़ा मुझे एप्रिशिएट करते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं और कहते बहुत अच्छा बनाया हुआ आपने। और फिर वहाँ से 3-4 मर्द जो है ना ऊँचे लंबे, वो मेरी तरफ देखते, बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखते जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ उनको। और फिर वो मर्द वापस भी आ रहे हैं मेरी तरफ देखते देखते और मैं उनको कह रही हूँ कि प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे काम करने दें, मैं यहाँ पे मेहनत करने के लिए आई हूँ, मैं ये चीज़ें उठा के वापस घर चली जाऊँगी। ठीक है। ठीक है। फिर जब अंधेरा होता है ना तो अजान होती है, क्योंकि मस्जिद के बिल्कुल सामने सड़क क्रॉस करके अजान जब होती है तो मुझे एक कॉल आती है, तो मैं वो फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में जाती हूँ। उसके बाद ये मेरी भतीजी वहाँ पे ढाबे पे बैठ जाती हैं। आगे इनके साथ इनसे पूछें कि फिर क्या हुआ? होता ऐसे है कि मैं बैठी हूँ, मेरे साथ एक हमारे जानने वाले बैठे हुए थे। वो वैसे ही मतलब ट्रांस पास कर रहे थे, तो आते हुए उन्होंने हमसे पूछा कि बाजी आप लोग यहाँ पे? तो हमने कहा हाँ, हमने आज से काम जो है वो शुरू किया। तो इन द मीन वाइल 2 लोग आते हैं बाइक पे और वो अपना तारुफ करवाते हैं कि हम MCL से हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर से हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा। वो बाद में वो तारुफ हुआ। मैंने इस दौरान ना उन्होंने बुलाया है, जो मेरे साथ शख्स बैठे हुए थे उनको बुलाया और उनको बुला के थोड़ा रूड लहजे में उनके साथ बिहेव किया। तो मैंने फ़ौरन इंटरवीन किया कि आप इनसे ऐसे क्यों बात करें, क्या प्रॉब्लम है? तो कहने लगे इन्होंने यहाँ पे ये क्यों किया है। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, मैं ऑनर हूँ, आप मुझसे बात करें जो भी बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि बीबी बात सुने, ये आज आपने यहाँ पे कर ली, ये दोबारा नहीं करेंगे। मैं कहा जी अच्छा। तो हमें परमिशन, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप किस डिपार्टमेंट से? उन्होंने कहा हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। मैं कहा जी ठीक है, आप हमारे MOR के पास चले जाए, TMO ऑफिस में। मैं कहा जी ठीक है, कौन है? MOR कौन है? उन्होंने कहा जी कि जवादुल हसन गोंदल साहब है। मैं कहा अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमें मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई वो पूरी करें, आप दफ्तर जाएँ। मैं कहा चलें जी, जो आप कहते हैं हम वैसे ही कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, बस हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग ये इसको क्लोज़ ही करें। तो मैं कहा कल आएंगे। उन्होंने कहा देखें अगर आप कल आएंगी तो अपनी ज़िम्मेदारी पे हम या तो सामान उठा के ले जाएंगे या तोड़ देंगे, तो ये ज़िम्मेदारी फिर आपकी होगी। अच्छा। हम पर सवाल उठाया जाता है कि अगर आप हबीब तो फिर आपने कानूनी कार्रवाई की, यानी कि जो उनकी परमिशंस आपको लेनी थी? पहले तो बात ये कि हमने 3 जून से एप्लीकेशन दी, ठीक है। DC को जमा करवाई। उन्होंने बाकायदा उसकी हमें डायरी नंबर दिया, वो टाउन हॉल में चली जाती है। हमें वहाँ पे बताया जाता है, SOPs गाइड किए जाते हैं कि फायर लिटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम वो सुन के आ जाते हैं। उसके बाद 1 महीना हमारे चक्कर हैं। अच्छा, 1 महीने से आप चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं कि हमें बताएं। जब ये मसला सोशल मीडिया के ऊपर आके ताहिरा अपना बयान करती हैं कि मेरे साथ जो है वो पीरा का और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों का रवैया ये रहा है, वहाँ से उसको टेकअप किया जाता है और DC खुद बताते हैं कि हमने तो ये ADC काशिफ साहब
एडीसी हमें बताते हैं कि ये तो मेरा इनिशिएटिव था, ये मेरी सजेशन थी, हमने तो वो जो था उसको जून में ही अनाउंस कर दिया कि रेडियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो वहाँ पर हमारा ये सवाल बनता है कि जो फिर टाउन हॉल में रेडी ब्रांच में 6-6 महीने से औरतें बैठ के इंतज़ार कर रही हैं, ब्लैक एंड वाइट में आपने उनको क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? आपको इन्फॉर्म करना बनता था। तो ये एक रिटन स्टेटमेंट आपके पास भी होती और एक रिटन रिसीविंग हमारे पास भी होती, हमारा ना आपका टाइम ज़ाया ना होता। ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हबीब जालिब साहब की फैमिली को आप फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, तो जो हबीब जालिब की बेटी का 1 महीना आपने ज़ाया किया है, वो किस खाते में जाएगा? हमारे नेशनल हीरो हैं, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, इनको सहूलियात देंगे। और दूसरा जो आप मुझे गिला बता रही हैं वो ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेट करें ना करें, हमें ये जो चक्कर लगवाए जा रहे हैं ना आपके, इनसे हमारी जान छुड़वा दी जाए। मुझे तो अभी तक ये बात समझ में आ रही है। तो आप अभी आपकी क्या अपील है? कोई अपील नहीं है, बस यही अपील है कि जो 98% जो गरीब मज़दूर तबका जिनकी रेहड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, जिनके फट्टे तोड़ दिए जाते हैं, मैंने 3-4 घंटे में बैठ के वहाँ पे ये सारा कुछ फेस किया कि जिनका आपने नुकसान कर दिया, जिनका आपने फट्टे तोड़ दिए हैं, जिनके आपने रेहड़ियाँ तोड़ दी हैं, जिनके ऊपर आपने एफआईआर करके हवालात में बंद कर दिया, उनकी बीवियाँ बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनको क्या दिया? उनको आप फट्टे नहीं लगाने दे रहे हैं, उनको आप मज़दूरी नहीं करने दे रहे, उनको आप रेहड़ियाँ नहीं लगाने दे रहे हैं। कोई बेचारे पता नहीं शायद कि कमेटी डाली हुई है, किसी से उधार पकड़ा हुआ है, या किसी ने कोई अपनी चीज़ बेची है, या किसी ने अपना मकान बेच के कोई कारोबार कर रहा है। आप उनको कारोबार नहीं करने दे रहे। एक चीज़ अभी सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। मैं आया था ताहिरा आपा से उनका दुख पूछने, उनके दुख का मदावा करने, उनकी बात सुनने, मगर हबीब जालिब का खून है। ये अब आपको समझ आई कि आपके वालिद साहब के अंदर क्या जज्बा था? जी, बिल्कुल। कि आप के ताहिरा आपा अपना दुख भूल गई हुई हैं। ताहिरा आपा को ये नहीं है कि मेरा ये बंद करवा दिया। बड़े आराम से कह सकती हैं कि भाई मेरे ये सेटअप लगवा दो। वो लड़ाई करके बैठ गई हैं उस अवाम के लिए जिस अवाम के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ये बैठ गई हैं उस अवाम का मुकदमा लड़ने बैठ गई हैं कि बाकी जो रेडी बान दूसरे हैं या जिन पे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग जो काली भेड़ें हैं, हम पूरे डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कह रहे, कुछ काली भेड़ें मौजूद होती हैं हर डिपार्टमेंट में, और ये फिर उन काली भेड़ों को पॉइंट आउट कर रही हैं। ये फिर कह रही हैं कि भाई किसी गरीब की रेड़ी तोड़ो मत। अक्सर हम वीडियोज़ में देखते हैं कि पाँव मारे जाते हैं गरीब की रेड़ी पे, उसकी रेड़ी को ज़ाया कर दिया जाता है, वो फूड ज़ाया कर दिया जाता है, सामान उठा के ले जाते हैं। ठीक है, आपने जो कार्रवाई करनी है करें, मगर क्या वो जब कानूनी तकाज़े पूरे कर लेगा, आपने लेट्स सपोज उसका 50,000 का नुकसान कर दिया, तो क्या आप वो उसको रिटर्न करेंगे? क्योंकि आपने एक चीज़ तोड़ दी है। खैर, ताहिरा आपा फिर अवामी मुकदमा लड़ने बैठ गई हैं। ताहिरा आपा अपना दुख, अभी तो मैं उनका देख रहा था कि उनके बाजू पे भी मुझे निशान नज़र आ रहे हैं, उनका बाजू भी टूटा हुआ है, और वो अपनी नहीं है उनको परवाह। उनके अंदर हबीब जालिब का खून है। वो हबीब जालिब जिसने जेलें भी काटी अवाम के लिए, वो हबीब जालिब जिसको अवाम के सिवा कुछ कोई और नहीं दिखा, वो हबीब जालिब जो सिर्फ़ अपनी शायरी ही करते तो बहुत ऊपर चले जाते। इस अवाम की हमदर्दी उनको और उनके ख़ानदान को यहाँ तक ले आई। हबीब जालिब गलत थे, ये आप साबित कर रहे हैं, और अगर वो सही थे ये अब आप साबित करेंगे। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।